नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। अली बुखारी और कानून और आप की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं टुडे ऑन दी 3rd of November 2014। सबसे पहले एक पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था, मैंने कुछ सोचा था लास्ट वीक भी इसको डिस्कस करना है, लेकिन कुछ अपडेट्स में लग गया था तो इसलिए मौका नहीं मिला उसको डिस्कस करने का। लेकिन एक दो तीन केसेस के अंदर ये चीज़ उठी है तो मैंने कहा मैं इसका मेंशन करता चलूँ, और उसके ऊपर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट अभी चल रहा है और एक जंग छिड़ने वाली है। लेट्स सी वो कहाँ तक जाती है। क्वेश्चन क्या है अगर आपके पास इंडेफिनिट लीव मिल गई, आपको इंडेफिनिट लीव के बाद आप अप्लाई करते हैं अपनी नेशनैलिटी के लिए, नेशनैलिटी भी आपको मिल जाती है। अब किसी वजह से आपकी नेशनैलिटी या तो रिवोक कर दी जाती है या आपकी नेशनैलिटी ख़त्म हो जाती है, लैप्स कर जाती है किसी वजह से। जो वजूहात हैं वो कानून के अंदर लिखी हुई हैं, हर एक के ऊपर वो चीज़ें अप्लाई नहीं होती। कई दफ़ा लोग खुद कहते हैं कि जी मैं अपनी नेशनैलिटी रिनाउंस करना चाहता हूँ। दो जो सबसे कॉमन सिचुएशंस आती हैं, एक वो रिनाउंसिएशन की सिचुएशन आती है और दूसरी रेवोकेशन की सिचुएशन आती है। अगर आपका कोई ऐसा पास्ट के अंदर आपने कोई गलत काम किया, कोई ऐसी चीज़ निकल आती है जिसके ऊपर वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की तरफ से कहा जाता है कि जी आपकी नेशनैलिटी रिवोक होनी चाहिए, तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है, क्या आपकी इंडेफिनिट लीव बरकरार रहती है या नहीं। मेरे पास अभी एक दो केसेस इस तरह के आए जहाँ पे ये क्वेश्चन उठा। एक केस में साहब ने अपनी नेशनैलिटी खुद रिनाउंस की थी और उसके बाद वो ट्रैवल करते रहे और उनकी ट्रैवलिंग के अंदर भी उनको कोई मसला नहीं हुआ। एक दो दफ़ा ट्रैवल करने के बाद अपने पुराने पासपोर्ट के ऊपर, जिसके ऊपर इंडेफिनिट लीव लगी हुई थी, और फिर एक दफ़ा और जब उन्होंने ट्रैवल किया तो उनको रोक लिया गया और उनसे ये कहा गया कि जब आपने अपनी ब्रिटिश नेशनैलिटी अप्लाई की तो आपकी ब्रिटिश नेशनैलिटी के साथ आपकी जो पुरानी इंडेफिनिट लीव थी वो ऑटोमेटिकली रिवोक हो गई और अब आपके पास कोई स्टेटस नहीं है तो आपको यहाँ से निकाला जाएगा। हमने उनको रोक के और जुडिशल रिव्यू एप्लीकेशन डाली। उस जुडिशल रिव्यू में हमारा जो एक पॉइंट था वो ये था कि जब इंडेफिनिट लीव उनको मिल गई तो अगर वो 2 साल से ज़्यादा यूके से बाहर नहीं रहते तो उनकी इंडेफिनिट लीव ऑटोमेटिकली लैप्स नहीं होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये था कि अगर आप उसको देखें कि जी उन्होंने नेशनैलिटी इख्तियार कर ली, ब्रिटिश नेशनैलिटी उनको मिल गई और वो उसके ऊपर चलते रहे और अब किसी वजह से उन्होंने अपनी नेशनैलिटी गिव अप कर दी, तो उसको गिव अप करने का मतलब ये क्यों है कि उनकी ऑटोमेटिकली इंडेफिनिट लीव लैप्स हो जाती है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की तरफ से ये कहा जाता है कि जी आपने कोई क्रिमिनल ऑफेंस किया था पहले या आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी थी जिसकी वजह से आपको ब्रिटिश नेशनैलिटी मिली है और हमारे पास अब वो इन्फॉर्मेशन आ गई है और इसलिए हम आपकी ब्रिटिश नेशनैलिटी रिवोक करना चाहते हैं, तो वो एक डिफरेंट बात है। उस रिवोकेशन के साथ अगर वो आपकी इंडेफिनिट लीव को भी रिवोक कर देते हैं तो वो और बात बन जाती है। लेकिन अगर खाली रिवोकेशन की जाती है ब्रिटिश नेशनैलिटी की, तो उसके ऊपर क्या ये सही बनता है कि आपकी इंडेफिनिट लीव को भी रिवोक कर दिया जाए। ये सवाल हमने उठाया जुडिशल रिव्यू में एंड हैप्पी टू रिपोर्ट के जज ने जो जुडिशल रिव्यू में जाके हमारे साथ इत्तेफाक किया इस चीज़ के ऊपर और हमें परमिशन दे दी गई है। परमिशन इस चीज़ पे मिली है कि हम ये कह रहे हैं कि जो आपकी इंडेफिनिट लीव है वो ऑटोमेटिकली रिवोक नहीं होती, और जो होम ऑफिस कह रहा है वो ये कह रहा है कि नहीं जी आपकी इंडेफिनिट लीव भी ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाती है। जबकि जो उनको, मेरे क्लाइंट को जो रिफ्यूज़ल डिसीजन सर्व किया गया, उस डिसीजन के अंदर भी कानून का कोई जिक्र नहीं है। सिर्फ ये कहा गया कि जी आपकी नेशनैलिटी रिवोक की गई तो इसलिए आपके पास इंडेफिनिट लीव भी नहीं। हम इस चीज़ के ऊपर अभी लड़ रहे हैं। इसी तरह का एक और मैटर था जहाँ पे उनकी नेशनैलिटी, क्लाइंट की नेशनैलिटी को रिवोक कर दिया गया बिकॉज ऑफ सम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, और उसके बाद वो जो भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चली वो ख़त्म होने के बाद अब सवाल ये उठता है कि क्या उनकी इंडेफिनिट लीव भी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गई थी। जब होम ऑफिस से पता करते हैं तो होम ऑफिस के पास कोई जवाब नहीं, तो हम उस चीज़ को भी अभी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप में से अगर कोई इसके बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन रखते हों तो मुझसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। कई दफ़ा होता है कि आप लोगों के एक्सपीरियंस की कोई चीज़ सामने आ जाए तो वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती है। और जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरा काम ऐसा है, जो हमारी फील्ड है लॉ की, ये ऐसी है कि इसमें हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि जी मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे सब कुछ आता है, मुझे और कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं। ये ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा नाज़रीन, अब इससे पहले कि मैं सवाल जवाब लेने शुरू करूँ और जल्दी से अपना टाइम टेबल बताता चलूँ इस हफ्ते का जो है, कल ट्यूसडे का दिन है, मंगल का दिन है। कल इंशाल्लाह एज ऑलवेज इल्फर्ड में लोगों से मुलाकात होगी, कैंसिल वाले ऑफिस में। उसके बाद इंशाल्लाह वेंसडे को हस्ब मामूल मैं वापस साउथ हॉल ऑफिस में होऊंगा।
वेंसडे यानी बुध वाले दिन साउथ हॉल ऑफिस में लोगों से मुलाकात होगी और उसके बाद थर्सडे जमेरात वाले दिन इंशाल्लाह मैनचेस्टर में गुजारा जाएगा और वहाँ पे लोगों से मुलाकात होगी। फ्राइडे को वापस फिर अपने हेड ऑफिस में, अपने फिंचली ऑफिस में होंगे और फिर वहाँ से आगे अगला हफ्ता प्लान किया जाएगा। सो अब इससे पहले कि मैं और किसी बात में घुस जाऊँ और कोई लंबी चौड़ी चीज़ में चला जाऊँ, पहला सवाल लेते हैं जी। पहली फ़ोन कॉल लेते हैं आज शाम की। जी हेलो जी सलाम अलैकुम। जी वालेकुम सलाम। अरे भाई एक छोटा सा सवाल है, लेकिन उससे पूछने से पहले मैं आपसे थोड़ा सा बताना चाहता हूँ अपने केस के बारे में। बताइए, उसको भी जरा थोड़ा ही रखिएगा, बताएं। सितंबर 2012 में FLRO अप्लाई की, हाँ जो 1 साल बाद रिफ्यूज हो गई। हाँ। फिर जनवरी 2014 में फ्रेश क्लेम किया, जो अक्टूबर में उन्होंने दोबारा फर्दर एविडेंस मांगे अप टू डेट कि इसको रिकंसिडर करना चाहते हैं, अपने एविडेंस हमें दोबारा दें आप जी। तो वो एविडेंस दोबारा दिए। लेकिन जब मैंने FLRO अप्लाई की थी तब ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट रिलेशनशिप पे की थी, तब शादी नहीं हुई थी, तब हमारी कोहैबिटेशन स्टार्ट नहीं हुई थी। लेकिन जब उन्होंने फाइनल अब मुझे रिफ्यूज किया लास्ट मंथ, तब मेरी कोहैबिटेशन को भी 2 साल हो चुके हुए हैं और एविडेंस भी सारे हैं। मैं ये से पूछना चाह रहा हूँ, उन्होंने मुझे राइट ऑफ अपील दिया है, लेकिन जब मैंने अप्लाई किया था तब मेरे पास वैलिड लीव टू रिमेन नहीं थी। जो मुझे राइट ऑफ अपील मिला है मेरे लिए शॉकिंग था, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मुझे राइट ऑफ अपील मिलेगा, लेकिन वो मिल गया। मुझे ये पूछना है कि आया मुझे अपील पे जाना चाहिए या FLR FP अप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि FLR FP कहते हैं कि मेरे केस में वो सूट करती है कि शादी भी हुई है और 2 साल की कोहैबिटेशन भी है। अच्छा, मुझे FLR FP अप्लाई करनी चाहिए या जो उन्होंने मुझे राइट ऑफ अपील दिया है उस पर जाना चाहिए कि मैं जज के सामने जाके सब एक्सप्लेन करूं और होम ऑफिस से मेरी जान छूट जाए। आप मुझे बताइए आपका रिफ्यूजल की डेट क्या है? रिफ्यूजल आया अक्टूबर 28 अक्टूबर, यानी 20 अक्टूबर के बाद है ना? हाँ जी, 20 अक्टूबर के बाद है। ओके, चलें बताता हूँ उसकी वैल्यू, उसकी रेलेवेंस क्या है, बताता हूँ आपको। चलें गौर से सुनिए सर। और इसको आपने छोटा सवाल कहा था, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, इसके अंदर और बहुत कुछ आता है। एनीवे, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँ, वो इसलिए भी कि इसमें और भी बहुत सुनने वालों को फ़ायदा होगा जो इस तरह के मैटर्स के अंदर इन्वॉल्व है। सिचुएशन क्या है, आपके पास लीगल स्टेटस नहीं था, आपका रिलेशनशिप शुरू हुआ, उसके बाद आपकी कोहैबिटेशन शुरू हुई, फिर आपकी मैरिज भी हो गई। अब आपका इलीगल होने के बावजूद आपका रिलेशनशिप भी चल रहा है, आपकी कोहैबिटेशन को भी 2 साल से ऊपर हो गए हैं, आपकी जेन्युइन शादी भी हो चुकी हुई है और वैलिड मैरिज भी आपकी कॉन्ट्रैक्टेड है। सो आपका सवाल ये है कि जी अब उसमें क्या होगा। सबसे पहले मैं आपके जो अपील का राइट है उसका जिक्र करता चलूँ कि वो क्यों मिला आपको। आपके पास जब आपकी वैलिड लीव टू रिमेन नहीं थी, जब आपने एप्लीकेशन की ओरिजिनल सितंबर 2012 में, आपको जब वहाँ पे रिफ्यूज़ किया गया तो अपील का राइट नहीं दिया गया, बिकॉज उस वक्त कानून ये कहता था कि अगर आपकी कोई एप्लीकेशन की जाती है जब आपके पास वैलिड लीव टू रिमेन होती है और वो एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर दी जाती है तो आपको उसके ऊपर अपील का राइट मिलेगा और जितनी देर आप उसको लेके चलेंगे आपकी सेक्शन 3C के तहत वो लीव भी कंटिन्यू हो जाती है। अब 20 अक्टूबर से इमिग्रेशन एक्ट 2014 का जो 3rd कमेंसमेंट ऑर्डर है वो इन इफेक्ट आ चुका है, जिसके अंदर अपील राइट्स को एड्रेस किया गया है और उसमें से ये बात कही गई थी कि जहां आपने ह्यूमन राइट्स की बेस पे कोई एप्लीकेशन की है और उसको रिफ्यूज़ किया जाता है 20 अक्टूबर 2014 के बाद, तो उसके अंदर आपको अपील का राइट मिल सकता है अनलेस इट हैज़ बीन सर्टिफाइड। मैंने पिछले हफ्ते अपने प्रोग्राम में इसका जिक्र किया था, एक सेकंड जी। इस हफ्ते जो मैं बात करना चाह रहा हूं जो पिछले हफ्ते से रिलेटेड है और इस चीज़ के साथ सारे रिलेटेड है वो ये कि अब आपको राइट ऑफ अपील मिल सकता है अगर आपकी कोई ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन है जिसको रिफ्यूज़ किया जाता है। अब वो चीज़ ज़रूरी नहीं कि आपके पास वैलिड लीव टू रिमेन थी, आपने अप्लाई कर दिया और आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गई तो क्योंकि आपके वो वैलिड लीव टू रिमेन थी तो आपको अपील का राइट ज़रूर मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। अब उन लोगों को शौक मिला करेगा कि जो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि उनको 100% अपील का राइट मिलेगा, लेकिन क्योंकि अब लॉ चेंज हो गया उनको वो अपील का राइट नहीं मिलेगा। लेकिन उन अक्सर लोगों को मिल सकता है अब जिनके पास और कोई स्टेटस नहीं था और उन्होंने एप्लीकेशन की लेकिन उनको अब रिफ्यूज़ किया जा रहा है और क्योंकि उनकी ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन है या प्रोटेक्शन बेस्ड एप्लीकेशन है या प्रोटेक्शन बेस्ड एप्लीकेशन की रेवोकेशन है, उसकी बेस पे उनको अपील का राइट मिल सकता है। तो ये तो एक आपका पॉइंट हो गया कि आप जो हैरान हुए अपील क्यों मिली, वो इस वजह से मिली आपको। अब दूसरा पॉइंट आता है कि जी आपको क्या करना चाहिए अगर आप अप्लाई करते हैं नई एप्लीकेशन के ऊपर, नए एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर FLR FP, फैमिली और प्राइवेट लॉ मैं तो उसको समझता हूँ, प्राइवेट लाइफ मैं इसको समझता हूँ, होम ऑफिस क्या समझता है आई डोंट नो, मैं तो उसको ये कहता हूँ कि FLR यानी फर्दर लीव टू रिमेन ऑन द बेसिस ऑफ योर फैमिली लाइफ और योर प्राइवेट लाइफ।
अब इसके अंदर अगर आप इसको जीत लेते हैं तो आपको 2.5 साल की लीव दी जाती है। अगर आप इसको एप्लीकेशन को करते हैं तो इसमें ये याद रखें कि उन्होंने देखना क्या है। वो आपको सबसे पहले कहेंगे जी सूटेबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप उसमें पूरे उतरते हैं कि नहीं। अगर आप सूटेबिलिटी क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं तो फिर सेकंड पॉइंट पे जाया जाता है। सूटेबिलिटी क्राइटेरिया में क्या है कि आपने कोई 2 नंबरी तो नहीं की, कोई आपने क्रिमिनल ऑफेंस तो नहीं किया, कोई आपने ऐसा गलत आइडेंटिटी में तो नहीं कोई नाम इस्तेमाल करके कोई चीज़ करने की कोशिश की। वो सारी चीज़ें सूटेबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आती हैं। उसको जब आप देखते हैं, सूटेबिलिटी को आप सेटिस्फाई करते हैं तो आप उससे आगे जा सकते हैं। अब इमिग्रेशन रूल्स में तो आप नहीं आते, लेकिन जो उसकी EX1A और 1B है उसके अंदर आप आ सकते हैं। अब जब EX1 की हम बात करते हैं तो अगर आप कहते हैं कि जी सूटेबिलिटी हो या ना हो डजंट मैटर, मैं सीधा EX1 में चला जाता हूं, तो वो भी चीज़ अप्लाई नहीं होगी, बिकॉज साबरी नाम का केस है जो ये कहता है कि EX1 इज नॉट फ्री स्टैंडिंग। सो ये फ्री स्टैंडिंग राइट नहीं बनता, आपको ये देख के चलना है। EX1 अगर आपका अप्लाई होता भी है, आप समझते भी हैं कि जी आपको अपनी शादी की बेस पे मिलना चाहिए, स्टेटस मिलना चाहिए, तो वो अगर आपकी सूटेबिलिटी नहीं है तो फिर नहीं मिलेगा। दूसरी बात, अगर वो अप्लाई होता भी है तो EX1 के अंदर आपके ऊपर इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल्स का टेस्ट अप्लाई होता है। अब उसमें ये पूछा जाएगा कि अच्छा आपने कहा आपकी कोहैबिटेशन को भी 2 साल से ज़्यादा हो गए, मान लिया। आपने कहा आपकी वैलिड मैरिज है, मान लिया। आपने कहा आपका रिलेशनशिप जेन्युइन है और अभी भी चल रहा है, मान लिया। लेकिन आप ये प्रूव करें कि आपकी वाइफ आपके साथ वापस आपकी कंट्री में जाके क्यों नहीं रह सकती। ऐसे कौन से ऑब्स्टिकल्स हैं जो वो अबूर नहीं कर सकती, वो क्यों वापस आपके साथ नहीं जाके रह सकती। अब आप कहते हैं नहीं जी वो इतने साल से यहाँ रह रही हैं, नहीं जी वो ये है उनका काम यहाँ पे, ये सारी चीज़ों को रद्द कर दिया जाता है और इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल्स की बेस पे आपको रिफ्यूज़ कर दिया जाता है। अब अगर आपको उस पर रिफ्यूज़ करते हैं और आपको कहते हैं कि जी हमने आपका केस देखा, हमारे मुताबिक इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल्स आपके कोई नहीं बनते, और क्योंकि आपने हमें और कुछ नहीं बताया, हम आपके केस को सर्टिफाई करते हैं और अपील का राइट भी नहीं देंगे। तब आप क्या करेंगे? तब आप इस अपील को याद करेंगे जो आपको अभी मिल चुकी है। मेरा मशवरा, आखिर में मोटी बात करता हूं, मेरा मशवरा मेरे भाई सबसे बड़ी चीज़ ये होगी कि आप इस वक्त अपील कीजिए, इस अपील में जाइए, इस अपील में जाके अपने तमाम डॉक्यूमेंटेशन, अपनी तमाम हिस्ट्री, अपनी फोटोग्राफ्स, अपनी हर चीज़, अपनी वाइफ के साथ जो आपकी लाइफ चल रही है वो लगाइए, प्लस जो इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल्स के ऊपर आप बात कर सकते हैं वो सारा कुछ उसमें लगाइए, ताकि आप इमिग्रेशन जज के सामने आंखों में आंखें डाल के बात करके उसको कहें कि ये मेरी बीवी है, आपको नज़र आ रहा है हम कितनी देर से इकट्ठे रह रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है इसके लिए क्यों मुश्किल है वापस जाके रहना, अब मेरे मुंह पे रिफ्यूज़ करो, जो कि अक्सर नहीं होता। कोर्ट में जाने का अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत एक्सपीरियंस अब हो चुका हुआ है, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कोर्ट में कैसे जाके क्या चीज़ करनी चाहिए। आपको अगर कोर्ट में जाने का मौका मिलता है तो मैं कहता हूँ 10 मौक़ों से बेहतर है कि जहाँ पे आप एप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आमतौर पे अगर आपके चांसेस बनते हैं तो आपकी जो सारी सिचुएशन आपने मुझे बताई, जितनी आपने थपेड़े खाने थे वो खा चुके। अब अगर आप सही तरीके से इस केस को तैयार करके कोर्ट में जाके आर्ग्यू करते हैं, सही एविडेंस लगा के, तो इंशाल्लाह कोर्ट से आपको इसका स्टेटस मिलना चाहिए। और अगर आप वो चीज़ नहीं करते तो आप एक रिस्क ले रहे हैं कि जहाँ कोई होम ऑफिस का एक नन्हा मुन्ना सा बेचारा सा बच्चा जिसने सिर्फ टिक मार्क लगा के चेक करना है कि जी लिस्ट में सारा कुछ पूरा होता है कि नहीं, अगर वो एक टिक मार्क ना लगा सका तो वो आपकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर देगा, जो कि कोई सेंसिबल बात नहीं बनती। उससे 1000 दर्जे बेहतर है कि आप एक प्रॉपर जज के सामने जाइए जो आपके केस को देखेगा, जो आपको भी इंसान समझेगा, आपकी बीवी को भी इंसान समझेगा, और फिर आपके केस के ऊपर फैसला करेगा, जो मेरा ख्याल है बहुत बेहतर होगा। ऑलराइट जी, उम्मीद है आपको इसका डिटेल जवाब मिल गया होगा। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम। जी मेरा ये सवाल था, एक्चुअली 16 अक्टूबर 2014 को अभी एक कोर्ट ऑफ अपील का जजमेंट आई है, अलादीन एंड वाडवा है कुछ जी, तो उसने ये बोला है कि 7 ईयर्स पे जो डिस्क्रिशनरी लीव बच्चों को मिलती थी वो अनलॉफुल है। तो उसमें 7 ईयर्स वालों को क्या क्या हेल्प रहेगी? तय किया है 7 ईयर्स पे, लेकिन अभी तो FLR लेकिन बाद में जजमेंट आए तो कितनी हेल्पफुल रहेगी ये 7 ईयर्स पे? ओके, चलें मैं बताता हूँ जी। अलाउद्दीन के अंदर ये चीज़ याद रखिए, अलाउद्दीन की जो जजमेंट आई है वो सिर्फ ये नहीं कहती कि जी 7 ईयर्स की अगर टाइम गुजर चुका है यहाँ पे बच्चों का, तो उसके ऊपर अगर आप उनको स्टेटस दे रहे हैं तो वो आप उनको इंडेफिनिट लीव ही दें, अदरवाइज अगर आप उनको डिस्क्रेशनरी लीव दे रहे हैं तो वो अनलॉफुल है। सिर्फ ये बात नहीं है, उसके अंदर और भी काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें डाली जाती हैं
क्योंकि आपकी पहले सूटेबिलिटी को देखना है, आपकी एप्लीकेबिलिटी को देखना है। आपके अगर बच्चे ने यहाँ पे टाइम गुजारा है और वो एक्सेप्ट करते हैं कि इसने ये टाइम गुजारा है, तो फिर आप वहाँ पे वो पॉइंट देखते हैं कि अच्छा हाँ, इसकी रीजनेबलनेस की बात बनती है कि नहीं, क्या इसको वापस भेजने का पॉइंट बनता है कि नहीं। ये केस ऐसा है कि मैंने भी जब इसको पहले देखा मुझसे पहले किसी ने प्रोग्राम में भी मेरा ख्याल है गालिबन पूछा था इसके बारे में, तो मैंने उसको भी ये कहा था कि नहीं जी, मुझे ऐसा तो कोई केस नहीं नज़र आया जो कहता है कि जी 7 साल के अगर बच्चे ने टाइम गुजार लिए यहाँ पे तो 100% उसको इंडेफिनेटली भी देना है, अदरवाइज एवरीथिंग इज इलीगल। ऐसी बात अभी भी नहीं है। ये केस ये कहता है कि आपके सर्कमस्टांसिस पर डिपेंड करता है, हर केस के सर्कमस्टांसिस डिफरेंट हैं। अगर आप ये देखते हैं, अच्छा मैं YM जुगैंडा की बात कर रहा था, उसके अंदर भी इस तरह की चीज़ कही गई है कि आपके सर्कमस्टांसिस में अगर ये चीज़ नज़र आ रही है कि आपने इतना टाइम यहाँ पे गुजार लिया, यानी बच्चे ने इतना टाइम यहाँ पे गुजार लिया है और उसकी एज ऐसी है कि उसको यहाँ से अब निकालना गलत होगा, तो आप वहाँ पे उसको स्टेटस दें। और कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होंगे जहाँ पे स्टेटस देना इंडेफिनिट बेहतर होगा बजाय से कि आप उनको डिस्क्रेशन लीव दें। अब ये इसको किस तरह से वो क्वांटिफाई किया जाता है, किस तरह से इसके ऊपर होम ऑफिस रिस्पॉन्ड करेगा, वो भी देखना बाकी है। ये कोर्ट की तरफ से अभी सिर्फ इतना कहा गया अलाउद्दीन के अंदर कि जी आप ये चीज़ कर सकते हैं, ये पॉलिसी होम ऑफिस की गलत है कि आपको इतना टाइम गुजारने के बाद डिस्क्रेशन लीव दी जाए, आपको इंडेफिनिट लीव ही देनी चाहिए। लेकिन साथ उसके अंदर बहुत सारे प्रोवाइजोज हैं जो ये कहते हैं कि आपको इतना आसान, मतलब मैं एज ए प्रैक्टिशनर अगर इसको देखता हूँ तो मुझे उसको जजमेंट को देख के ये कहीं पे नज़र नहीं आता कि जी हम इसको ब्लाइंडली जाके कह सकते हैं कि जी अब हर केस के अंदर आपको इंडेफिनिट लीव सीधी मिलेगी अगर आपने 7 साल गुजार लिए। इसके अंदर बहुत सारे इफ्स एंड बट्स डाले गए हैं जिनके ऊपर अभी भी होम ऑफिस खेलेगा और हो सकता है भी इसको आगे भी चैलेंज करे। सो अगर ऐसी सूरत होती कि कोई केस सिर्फ ये आ गया है, कोई केस ऐसा सिर्फ आ गया जो कहता है कि जी 100% पॉलिसी गलत है, आपको इंडेफिनिट लीव ही मिलनी चाहिए अगर आपके बच्चे ने 7 साल गुजार लिए, तो मैंने आगे आज के प्रोग्राम का जिक्र या पिछले प्रोग्राम को भी उसी केस के ऊपर ही शुरू किया होता, अभी नहीं। अभी इसके अंदर बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, इसके अंदर ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे नुक्ते हैं जिन पे अभी गुंजाइश है जिसकी वजह से होम ऑफिस अभी भी रोक सकता है इंडेफिनिट लीव देने से। प्लस दूसरी चीज़ ये मुझे लगती है कि वो अभी भी इसको आगे चैलेंज करेंगे या और इस तरह के केसेस जो चल रहे हैं उनके अंदर इसको डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट जी, जैसे इसके ऊपर कुछ सिचुएशन क्लियर होगी और अगर ये इतनी अच्छी खबर आती है कि जी ये पॉलिसी बिल्कुल अनलॉफुल है और बस यही जवाब होता है, तो मैं आपके साथ फ़ौरन शेयर करूंगा इंशाल्लाह। ऑलराइट जी, अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी अली जी, कैसे हैं आप? आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम, मैं तारीफ करनी थी आपकी और आपके प्रोग्राम की, बहुत अच्छा जा रहा है माशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। बताइए क्या कर सकता हूँ आपके लिए? जी अली जी, 2 क्वेश्चन है मेरे आपसे। एक तो ये कि मेरी सिस्टर के लिए विजिटर वीजे के लिए पहले भी 2 दफा अप्लाई किया था लेकिन रिफ्यूज हो गया किसी वजह से, वो ऐसे ही एक्सक्यूजेस बना देते हैं होम ऑफिस वाले और वीजा नहीं मिला। और वहाँ पर उनकी बच्चे भी हैं, हस्बैंड भी उधर है, सिर्फ मैं उन्हें विजिट पे बुलाना चाहती हूँ। 45 उनकी एज है, मेरी सिस्टर है। अच्छा, तो बताएं हो सकती है उनको वहाँ से क्या शो करना है, मुझे इधर से क्या शो करना है। दूसरा ये कि मैं पाकिस्तान, यहाँ पे मेरे पास रेफ्यूजी स्टेटस था, अभी इंडेफिनिट लीव मिला है उसकी बेस पे मुझे, और मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती हूँ। क्या मैं जा सकती हूँ ये भी बता दें। अगर मैं नहीं जा सकती तो मैं उधर शादी करना चाहती हूँ, और जिनसे मैं शादी करना चाहती हूँ उन्होंने इंग्लिश टेस्ट के लिए 1-2 दफा वो गए हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मेरी समझ में नहीं आ रहा, उनका कोई क्या मालूम, उन्हें वो जो लेवल करना है वो नहीं कर सक रहे हैं। तो इसके लिए कोई और इसका है कि वो इसके बगैर भी वो उनको वीजा वहाँ से मिल सकता है? जाके शादी करना पहले जरूरी है। अगर मैं नहीं जा सकती तो उन्हें फियांसी वीजे पे मैं इधर बुला सकती हूँ किसी वजह से, अगर वो इंग्लिश कर लेते हैं। तो बस यही 2 क्वेश्चन है मेरे, प्लीज। बस यही 2 क्वेश्चन है, बस छोटी सी बात है, बहुत बड़ी बात है जी। ये भी आपके काफ़ी डिटेल क्वेश्चंस हैं। चलें मैं आपको कोशिश करता हूँ कि दोनों के जवाब दे दूँ। सबसे पहले तो एक सेकेंड, रेफ्यूजी, ओके। सबसे पहले जो आपका पहला सवाल था, आप सिस्टर को बुलाना चाहती हैं, 45 उनकी एज है, उनके बच्चे भी हैं, उनका हस्बैंड भी है, उनका सारा कुछ घर बार वहाँ पे चल रहा है। पहले मुझे नहीं पता कि आपने क्या एप्लीकेशन में लिखा कि जिसकी वजह से उनको रिफ्यूज़ किया गया या क्या चीज़ आपकी मिसिंग थी। जो होना चाहिए वो ये, नंबर 1 आपने ये दिखाना है कि आपकी सिस्टर जहाँ पे रहती हैं वो बड़ी सिक्योर हैं, वहाँ पे फाइनेंशियल भी उनके सिक्योर हैं, उनका अपना घर भी है, उनके बच्चे भी हैं जो स्कूलों में जाते हैं, उनके हस्बैंड का काम शाम है, वो सही सेटल्ड हैं। ये नहीं होगा कि आपकी सिस्टर यहाँ पर आएंगी और वापस जाने से इनकार कर देंगे। सो उसके लिए आपने बेसिकली उनकी इंटेंशन प्रूव करनी है
कि वो यहाँ पर सिर्फ इंटेंशन उनकी यही कि वो सिर्फ यहाँ पर आके होके वापस चले जाएंगी एंड दैट्स इट। उसके लिए आप उनकी अपना काम, फॉर एग्जांपल अगर आपके सिस्टर काम कर रही हैं तो अपने काम का एम्प्लॉयमेंट लेटर लगाती हैं, अपनी बैंक स्टेटमेंट्स लगाती हैं जहाँ पे उनकी एम्प्लॉयर की तरफ से पैसे आ रहे होते हैं, फिर वो उसको बैंक को जिस तरह से वो इस्तेमाल करती हैं वो भी बैंक स्टेटमेंट से नज़र आ जाता है कि जी ये रेगुलरली अपनी ज़िंदगी में यहाँ पे गुजार रही हैं और सारा कुछ इनका ठीक चल रहा है। फिर उनके हस्बैंड के डॉक्यूमेंटेशन लगाइए, उसके अंदर उनके हस्बैंड के टैक्स के डॉक्यूमेंट्स लगाइए, उनके अपने घर के डॉक्यूमेंट्स लगाइए, उनके रिश्तेदारों के डॉक्यूमेंट्स लगाइए, जो बेफॉर्म होता है वो लगाएं, जिससे पूरी फैमिली का वो कुंबे का पता चल जाता है कौन कौन रहता है यहाँ पे। ये सारी चीज़ें देखते हुए इसकी बेसिस पे अगर आप अप्लाई करेंगी तो मेरा ख्याल है बेहतर रहेगा। बच्चों के स्कूलों के डॉक्यूमेंट्स लगाइए, उनकी फ़ोटोग्राफ्स वगैरह लगाएं। मैं तो बल्कि यही करता हूँ, अक्सर अगर केसेस कोई ऐसे डिफ़िकल्ट फंस जाते हैं जहाँ पे इतने रिफ्यूज़ल्स पहले होते हैं, तो मैं कहता हूँ अपने घर की तस्वीर लें, अपने घर की वो अंदर की तस्वीरें लें, अपने बच्चों के साथ तस्वीरें लें उनके स्कूलों में जाके, ताकि आप एक विजुअल एक कंपैरिजन दे सकें एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर को जब वो फैसला कर रहा होता है कि वो देख के बता सके कि जी वाकई ये लोग किस तरह के हैं, किस तरह से रह रहे हैं। उससे एक विजुअलाइजेशन से बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। सो जो आपके पुराने रिफ्यूज़ल्स हैं, प्रोवाइडेड उसके अंदर कोई 2 नंबर डॉक्यूमेंट नहीं था, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि उन्होंने कहा कि जी हम आपको पैराग्राफ 320 लगा के बैन कर रहे हैं अगले 10 साल के लिए, अगर सिर्फ इंटेंशन की बात थी तो आप उन पिछली एप्लीकेशंस का भी हवाला दीजिए, उन एप्लीकेशंस के रिफ्यूज़ल्स को डिस्कस कीजिए कि पहले इस पॉइंट पे रिफ्यूज़ किया गया, फिर इस पॉइंट पे रिफ्यूज़ किया गया, मेरी तैयारी ठीक नहीं थी, अब मैंने तैयारी ठीक की है, अब मैं अप्लाई कर रही हूँ, उसकी बेस पे लेके चलें। कहने को खाली विजिट वीज़ा एप्लीकेशन है, लेकिन बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ इसके अंदर आती हैं जिनका आपको जिक्र करना चाहिए। और जी ये तो आपका पहला सवाल हो गया। अब मुझे बताया जा रहा है जी एक ब्रेक का टाइम हो रहा है, आपका दूसरा सवाल अभी चलना है और वो भी मैं इसलिए डिटेल में जवाब देना चाहता हूँ क्योंकि अगेन काफ़ी लोगों को उसका फ़ायदा होगा। अभी ब्रेक पे चलते हैं, फिर वापस आके मैं आपके सवाल के जवाब से काम को शुरू करूँगा, फिर अगली कॉल्स लेंगे। ब्रेक मिलते हैं अभी ब्रेक के बाद।